Let's start the first lecture of our new subject, which is strategic management. Strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, evaluating cross functional decisions that enable an organization to achieve its objective. It's quite difficult, but we can split up into different parts. The first is the art and science. The process basically, it's an ongoing process to formulate. व्हाट टू फॉर्मुलेट, हम यहाँ पे फॉर्मुलेट क्या करेंगे? अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एक कंपनी अपने लिए अपनी स्ट्रेटजीज या प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है, फिर उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करती है, एंड देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसको इवेल्युएट करना होता है, उसके रिजल्ट्स को चेक करना होता है। किन के रिजल्ट्स को? अपने प्लान्स के रिजल्ट्स को। तो सिंपली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी अपने लिए प्लान्स पहले बनाती है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करती है थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन उसके बाद अपने रिजल्ट्स को चेक करती है कि वेदर वी हैव मेट आवर गोल्स और नॉट। और ये सारा कुछ करने के बाद हमारा काम क्या है? ये जो आपके क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस हैं, इन्हीं को मैं प्लान्स कह रही थी। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है कि किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए। आपको पता है कोई भी कंपनी है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर, परचेज। ये डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट फंक्शनल नेम्स के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। कुछ कंपनीज में मार्केटिंग के नाम से और सेल्स का डिपार्टमेंट एक ही होता है। कुछ कंपनीज में प्रोडक्शन का, जैसे कि ये एक जो है वो टूरिज्म बिजनेस का है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का होता तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता। यहाँ पर जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो जो भी हमने डिसीजंस बनाने हैं वो हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए बनाने हैं, और फिर हम उनको फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट और इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन मकसद है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का या प्लान्स बनाने का, वो है टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके लिए हमने अपनी कंपनी बनाई होती है। आपको पता है कि देयर इज़ अ विजन टू स्टार्ट अ कंपनी। ये एक ब्रॉडर टर्म होती है कि हमने किस वजह से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उस विजन को देखते हुए हम अपना मिशन जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं एक डॉक्यूमेंट पे, एक डेफिनेशन के अंडर। तो विजन को डिफाइन करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट मिशन को डिफाइन करना हमारे लिए ईजी होता है, और मिशन को ही हम जो है वो फिर ट्रांसलेट करते हैं इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स एंड देन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। उसके आगे हम इसकी देखते हैं कि स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की जो जो तीनों स्टेजेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की स्टेजेस को देखें तो वो वही हैं कि हम अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, देन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद हमने इवेल्युएट करना होता है कि हम अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक पहुँचे हैं या फिर नहीं। अगर हम वन बाय वन इनको देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, और इसमें हम कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्टार्ट होती है एक कंपनी का विजन और मिशन को डिफाइन करने के बाद। हम किसी भी कंपनी का एक विजन और मिशन डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कंपनी के एक्सटर्नल और इंटरनल जो होते हैं। एक्सटर्नल हमारे पास थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इंटरनल हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आती हैं। आपने स्वॉट एनालिसिस जो है वो पहले पढ़ा होगा। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली हम अपनी कंपनी के इन्वायरमेंट को जो है चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपनी कंपनी की जो है वो इंटरनल सबसे पहले स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को चेक करते हैं, और जो है एक्सटर्नली हमने अपनी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को चेक करना होता है। इसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। इस चीज़ को आप पहले पढ़ चुके हो, और यहाँ पर भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जब आप कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद हमने अपनी कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, जो आपका बेसिकली मिशन होता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है हर किसी डिपार्टमेंट के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं
तो मैंने आपको जैसे बताया कि विज़न एक आपकी वाइडर टर्म होती है, उस विज़न को देखते हुए हम अपनी कंपनी का मिशन बनाते हैं, ठीक है? और मिशन एक डॉक्यूमेंट की शेप में होता है। जब आप कंपनी का मिशन फ़ॉर्मूलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव में। मिशन आपकी पूरी कंपनी का, पूरी कॉर्पोरेशन का एक होता है, लेकिन उस मिशन को जब हम ऑब्जेक्टिव में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि एचआर के अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलहदा से जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसके अलहदा से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग से ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बात की समझ आई कि मिशन आप पूरी कॉर्पोरेशन का एक ही बनाते हो और उसी को अचीव करने के लिए हर कोई डिपार्टमेंट अपने लिए एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को फिर फर्दर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। एचआर के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसको अलहदा से अपनी स्ट्रेटजीज में क्या करेगा, ट्रांसलेट। सेल्स डिपार्टमेंट के अलहदा से ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अलहदा से उसको स्ट्रेटजीज में फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है। जब हर किसी डिपार्टमेंट का, हर किसी फंक्शन का अलहदा से ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जाता है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम उन ऑब्जेक्टिव्स को ट्रांसलेट करते हैं स्ट्रेटजीज में। स्ट्रेटजी का वर्डली मीनिंग होता है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग होता है किसी काम को करने का तरीका। जैसे कि मैं अगर किसी जगह पर जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो है वो लाहौर पहुँचूँ, तो ये मेरा एक गोल है कि मैं लाहौर जाऊँ। मैं लाहौर तक पहुँचूँगी कैसे, मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँगी, कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, वो जो मेरा मेथड होगा वो मेरी क्या होगी, स्ट्रेटजी होगी। उस तरह से अगर कोई टीम है, जैसे कि क्रिकेट टीम है, उन्होंने मैच तो खेलना ही होता है, लेकिन उन्होंने कौन-सा मेथड यूज़ करना है, किस तरह का प्लान होता है उनका, वो जो आपस में प्लानिंग करते हैं, वो कहलाती है स्ट्रैटेजी। यानी कि हम किस तरह कोई भी काम परफ़ॉर्म करेंगे, तो वो होती है आपकी स्ट्रैटेजी। तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम अपनी हर किसी फंक्शन डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्रैटेजीज़ को भी डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद है एंड चूज़िंग पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज़ टू फॉलो। उन स्ट्रैटेजीज़ के बाद भी हम जो है वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि हमने किस तरह से कोई भी काम करना है। तो ये जब आपको मिशन बनाने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैं अगर आपको बताऊँ तो आपकी आ जाती हैं, ये जो एक फ्रेमवर्क है, ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को समझने में कि मिशन का मतलब होता है कि व्हाई वी एग्जिस्ट, या फिर हम कौन सा काम परफॉर्म करने के लिए कंपनी को फॉर्मुलेट कर रही हैं। विजन हमारी एक वर्ड पिक्चर होती है, ऐसी तस्वीर जो कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बी। हम बेसिकली जो बनना चाह रहे होते हैं, जो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, वो हमारा विजन होता है। विजन को हम फिर अपनी वैल्यूज़ में, स्ट्रैटेजीज़ में, ऑब्जेक्टिव्स में, एक्शन प्लान्स में, परफॉर्मेंस मेयर्स में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव्स आपकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पहले जो है वो डिफरेंट गोल्स और प्लान्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। गोल्स एंड प्लान्स के बाद हम उनको स्ट्रैटेजीज में, और बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है उसमें हमने जो आगे से काम करना होता है वो होता है अपनी कंपनी के लिए मेथड्स, प्रोसीजर्स और जो है रूल्स को बनाना, ठीक है। कि हम कोई भी काम जो परफॉर्म करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, किसी भी काम को करने का प्रोसीजर क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में करनी होती है। जब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ लेते हैं, ये सारा कुछ कर लेते हैं, उसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिज़नेस हमने स्टार्ट करना है, व्हाट बिज़नेस टू थ्रो अवे, कौन सा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कौन से ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको हम छोड़ देंगे, जिनको हम आगे फर्दर काम नहीं करेंगे। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, हम अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर वेदर टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट्स और नॉट। बेसिकली इन सब का मकसद ही ये होता है कि आप जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि हम अपनी ही कंपनी को फैला देंगे। डाइवर्सिफाई करने का मतलब है कि हर एक किसी डिपार्टमेंट को डिफरेंट कंपनीज में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही होता है, जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी एक एक डिपार्टमेंट की अलग अलग से कंपनी बना देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही काम करना है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने आप को लेकर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जस्ट आपका एक प्लान है।
आपने एक पेज पकड़ा और उसमें डिसाइड कर लिया, आपने जो है वो टू डू लिस्ट बना ली, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। ये जो आपकी टू डू लिस्ट है, इसको फिर आप क्या करोगे, एक्चुअली परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप डिसाइड करते हो कि आपने कहाँ जाना है, तो ये आप कब सोचोगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा और फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो टू लाहौर, तो ये जो है बेसिकली मेरा क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज़ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि रिक्वायर्स अ फर्म टू इस्टेब्लिश एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, जो आपके एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप अपनी कंपनी के लिए पॉलिसीज, बेसिकली जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है, अब उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। तो जो भी आपने काम परफॉर्म करना होता है, उसको करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। आपने सोचा कि आप अब यहाँ पर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आई थॉट कि मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। टिकट परचेज़ करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपना जो है वो सामान रखूँगी। उसके अलावा मैं सोचूँगी कि मैंने जाना कहाँ-कहाँ पर है, किस-किस जगह को विज़िट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई थी। अब एक्चुअल में मैंने उनको परफ़ॉर्म करना है। जब जहाँ मैं ये कहती हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी टिकट बुक करवाऊँगी, तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में मैं एक्चुअल में वो टिकट बुक करवाने जाऊँगी। ठीक है? यहाँ पर भी वही काम होता है कि आपने जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई होती हैं, उनको एनुअल ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करते हो, फिर अपने लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करते हो, बनाते हो वो तरीके जिनके थ्रू हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अचीव कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करते हो, अपने रिसोर्सेज़ को एलोकेट करते हो। रिसोर्सेज़ एलोकेट करने का मकसद है कि मुझे पैसा कहाँ-कहाँ पर लगाना है, किस-किस डिपार्टमेंट में, किस-किस जगह पर मुझे कितना पैसा ज़रूरी है, और मैं अपना रिसोर्सेज़ वहाँ पर जो है वो क्या कर रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, सो दैट फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजीज़ कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जो भी आपने अपने बिज़नेस के बारे में सोचा होता है, अब आप एक्चुअली उसको बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? इट्स आल्सो कॉल्ड द एक्शन स्टेज। इसमें हम बेसिकली परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। जो सोचा होता है, अब हम उसको प्लान को एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, और इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ये सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो आपकी स्टेज होती है। डिफ़िकल्ट इसलिए होती है कि आपके पास एक रोड मैप तो है, एक तरीका तो है कि मैंने ये सारा कुछ करना है। लेकिन उसको किस ट्रैक पर लेकर चलना है, वो आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन होती है। आप एक ट्रैक पर सीधे चल रहे हो, तो आप एक्चुअल रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रैक से थोड़ा सा भी पीछे हटते हो, तो आप अपने रिजल्ट्स तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी स्टेज है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसमें हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना होता है, हमें अपनी रिसोर्सेज को भी देखना होता है, हमने अपने लिए पॉलिसीज़ भी बनानी होती हैं। अगर कोई भी काम एक पर्सन ने खुद परफॉर्म करना हो, तो वो क्वाइट ईज़ी होता है, लेकिन जब हम दूसरों से काम करवाते हैं, आपको पता है कि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट टू डू वर्क फ्रॉम अदर पर्सन्स। हमने जो भी काम करवाना है वो दूसरे लोगों से करवाना है, और दूसरे लोगों से काम करवाना भी मुश्किल होता है। आपने उनको बताना है बस कि ये काम आपने परफॉर्म करने हैं, और आप उनको एक तरीका दे देते हो, मेथड बता देते हो, प्रोसीजर बता देते हो कि इस तरह से आपने काम परफॉर्म करना है। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा जो है काम करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स होंगे तो ही आप अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। जब आपने अपने सारे जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट कर लिया, अब हमारा काम है रिजल्ट्स को देखने का, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने का। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन हमारी थर्ड स्टेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, जिसमें हमने बेसिकली अब अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। इसमें भी आप जो है वो अ, अपने काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। सबसे पहला हिस्सा होता है अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, उनको रिव्यू करना। कि क्या हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हम उस एनवायरनमेंट में फिट होते हैं या फिर नहीं। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को चेक करने के बाद हम क्या चेक करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेयर करते हैं। अगर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी स्ट्रेटजीज़ को अचीव कर रही है, देखिए हमने एक प्लान सेट किया हुआ था कि मैं जो है वो अपना इतना प्रॉफिट जनरेट करूँगी, तो अगर उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, आपने अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको अपने डिज़ायर्ड जो रिजल्ट थे उनके साथ क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है? जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें आप क्या करते हो, अपने
प्लान्स बनाते हो, ठीक है? प्लान्स बनाने के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है? तो आप अपने प्लान्स को कंपेयर करोगे एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, अगर तो इन दोनों के दरमियान में काफ़ी डेविएशन यानी कि डिफरेंस आता है, तो जितनी ज़्यादा डेविएशन होगी उतने ही हमें क्या करने पड़ेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर हम अपने प्लान को अचीव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि हमने या तो अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ थी उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या फिर ये भी पॉसिबल है कि हमारे प्लान्स इतने हाई थे कि हम उनको अचीव ही नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो उस केस में हमने करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। या तो हम अपने प्लान्स को ही चेंज कर देते हैं, या फिर हम अपनी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी तीनों स्टेजेज़ हैं हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। हम तीनों स्टेजेस को अपनी कंपनी के डिफरेंट हिरारिकल लेवल्स पर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हिरारिकल लेवल्स बेसिकली हमारी कंपनी में, अभी आपको मैं इसका एक जो है वो फ्रेमवर्क भी दिखाती हूँ। ये जो फ्रेमवर्क है ये है जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी उसका। हमने कहा कि हम अपनी जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन की तीनों स्टेजेस हैं, उनको अपनी जो एक और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको अपने 3 हायरार्किकल लेवल्स पर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी होती है। कॉर्पोरेट लेवल पर, बिज़नेस यूनिट लेवल पर और फंक्शनल लेवल पर, ठीक है? कॉर्पोरेट लेवल होता है कि ओवरऑल कंपनी का। बिज़नेस यूनिट भी एक ऐसा एक कंपनी को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है जिसमें एक तरह के काम परफॉर्म होते हैं, उनको मिलाकर, उन सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर एक बिजनेस यूनिट क्रिएट कर दिया जाता है। और फंक्शनल लेवल क्या है, हर कोई फंक्शन, यानी कि फंक्शन हम डिपार्टमेंट को भी कहते हैं, तो हर किसी डिपार्टमेंट लेवल पर भी आपकी जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन हो रही होती है। कहते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म फंक्शन एज अ कंपैरेटिव टीम। हम अपनी कंपैरेटिव टीम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब देख सकते हो कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है, कॉर्पोरेट लेवल पर आपके पास एक सीईओ और एक कॉर्पोरेट ऑफिसर होता है। बिजनेस लेवल पर आपके पास, बिजनेस लेवल क्या है जो मैंने आपको बताया, बिजनेस यूनिट, आप डिफरेंट यूनिट्स जो कि एक तरह के होते हैं उनको मिलाकर जो है वो एक यूनिट क्रिएट कर देते हो, उस लेवल पर भी हम काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा फंक्शनल लेवल भी पर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो हर किसी कंपनी का अपना ही एक फ्रेमवर्क होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पर जो है इम्प्लीमेंट करने का। जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के प्लान्स बनाने में इंट्यूशन बहुत हेल्प करती है। इंट्यूशन बेसिकली होता क्या है? इंट्यूशन हमारे पास एक जिसको आप सिक्स सेंस कहते हो, ठीक है? जब आप अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके प्लानिंग करते हो, इंट्यूशन तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अनसर्टेनिटी उस केस में, जैसे कि हमें क्लियर नहीं है कि फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है? तो उस केस में आप इंट्यूशन को यूज़ करते हो और आप प्लानिंग करते हो, ठीक है? प्लानिंग किस तरह से करोगे? अपनी पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे, ठीक है? या फिर डिफरेंट जो आपके पास डाटा अवेलेबल है इंटरनल या एक्सटर्नल उसकी बेस पे, या फिर जो आपकी सब्जेक्टिविटी यानी कि जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी बेस पर आप क्या कर सकते हो? इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थ्रू आउट द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमें प्लानिंग करनी होती है। हमें नहीं पता होता कि आने वाला जो हमारे पास फ्यूचर है वो कैसा होगा। तो जो भी हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजर होता है, उसके अंदर फोरसाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है, उसको जो भी वो सोच रहा है वो फ्यूचर को अपने माइंड में रख कर करता है, ठीक है? तो इंट्यूशन जो है वो उसकी एक कैपेबिलिटी है जो कि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी कंपनी के बारे में प्लानिंग करने में। दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास अडॉप्टिंग चेंज का। चेंज क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जिस इरा में काम कर रही हैं वहाँ पर एक ही चीज़ कांस्टेंट है जिसको कहेंगे हम चेंज। बाकी हर चीज़ चेंज होती रहती है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो ड्रामेटिकली चेंज होता है। आए दिन नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नए मेथड्स आते हैं, नए प्रोसीजर आते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टोटली चेंज कर देते हैं। आप इस चीज़ को देखते हो कि पहले कंपनीज़ जो है वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज़ करती थी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करती थी, ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन करना, फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ेशन करना, फिर हमारे पास प्रोडक्शन का नया मेथड आ गया जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। आई एम जस्ट यूजिंग दीज़ वर्ड्स कि आपको इन चीज़ों का पता है पहले से ही कि हमारा किस तरह से कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। तो कोई भी हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजर है, जब भी वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने लगता है, तो चेंज को अपने माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी प्लानिंग करेंगे, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही होगी। जिस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, उस तरह से हमें अपनी कंपनी को चेंज भी करना है। अब एवरी कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि जिस तरह से चेंज आता है, हम अपनी कंपनी को वैसे ही मोल्ड कर सकें। आपकी जो है डेली बेस पर
टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोसीजर हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, हमारी इकोनॉमी ड्रामेटिकली चेंज होती जा रही है। तो जो भी है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चीज़ें, वो हमारी कंपनी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। तो जब भी हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास मैनेजर हैं उनको इंट्यूशन और अडॉप्टिंग चेंज इन दोनों कुछ चीज़ों को माइंड में रखकर फिर प्लानिंग करनी चाहिए।